नमस्कार, आप देख रहे हैं डे न्यूज में आपके साथ हूं ज्योति शर्मा। आइए खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। कई वारदात में शामिल रहे 6 अपराधी चढ़े पुलिस के हत्थे। सकरा पुलिस को थी बहुत दिनों से तलाश। चालक की मौत के बाद सेठपुर तेल डिपो में दूसरे दिन भी हंगामा। और सद्भावना क्रिकेट मैच में प्रशासन 11 विजयी शेष बिहार को किया पराजित। डीएम प्रणव कुमार बने मैन ऑफ द मैच। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मनियारी के मनोहरपट्टी मंदिर के पास शनिवार की रात अपराध की योजना बनाते 6 अपराधी को पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पकड़े गए मुकेश, विक्रम, मैक्स, रवि, विजय शर्मा, राहुल और सूरज सकरा क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनमें से कई के ऊपर सकरा थाने में मामला दर्ज है। इन लोगों के पास से 3 देसी कट्टा, 9 गोली, 7 मोबाइल और कई एटीएम कार्ड के साथ 2 मोटरसाइकिल बरामद हुआ। डीएसपी वेस्ट सैयद इमरान मसूद के मुताबिक ये सभी किसी वारदात को अंजाम देने की नियत से इकट्ठा हुए थे। लूट की योजना बनाते हुए 6 अपराधकर्मी पकड़े गए हैं, जिनके पास से लूटा हुआ बाइक भी बरामद हुआ है। इनके पास से देसी कट्टा मिला है 3 ठो, कारतूस मिला है 9 ठो, मोटरसाइकिल 2 ठो, जिसमें एक लूटा हुआ है, एक की जांच की जा रही है। मोबाइल फ़ोन 7 ठो है और एटीएम कार्ड मिले हैं 2 ठो। ये अपराध के विरुद्ध लगातार चल रही कार्रवाई में मुजफ्फरपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है सकरा थाना क्षेत्र से। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हम लोगों को जब इन्फॉर्मेशन मिली कि कुछ अपराधकर्मी एक जगह पे इकट्ठा हुए हैं, तो हम लोगों ने सकरा थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में टीम गठित हुई और तुरंत उस पर कार्रवाई हुई। छापामारी में हम लोगों को 6 अपराधकर्मी वहाँ पे मौजूद मिले। उसके साथ जब हमने उनकी तलाशी ली तो साथ में उनके 3 देसी कट्टे, 9 कारतूस मिले। उनके पास से 2 बाइक बरामद हुई, 7 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए और कुछ एटीएम कार्ड भी बरामद हुए हैं। इनके बारे में जब और पूछताछ करी तो मालूम पड़ा कि ये पहले भी लूटपाट की घटनाओं में इनका आपराधिक इतिहास मिला है सकरा थाना क्षेत्र से, और लूट की घटनाओं में पहले भी ये जेल जा चुके हैं। और इस बार भी हम लोगों ने जो इनको अरेस्ट किया है तो ये भी लूट की डकैती की घटना करने के लिए ही इकट्ठा हुए थे, और इस कार्रवाई से हमने कुछ घटनाओं को प्रिवेंट किया है। सर, ये एटीएम जो बरामद हुआ है, एटीएम फ्रॉड गिरोह भी अब ये कार्रवाई अब हम इसमें पूछताछ कर रहे हैं। इसमें पॉसिबिलिटी है कि ये इस चीज़ में भी शामिल हो सकते हैं। पूछताछ चल रही है। पूर्व में आपराधिक इतिहास किसी का? इनमें आपराधिक इतिहास में लूट के और चोरी के और लूट की और चोरी की वस्तुओं को संरक्षण देने में, उसको लेने में, इस सब में इनका आपराधिक इतिहास रहा है। बाइक क्या चोरी की थी? वो भी इन्वेस्टिगेशन का इशू है वो। शेरपुर तेल डिपो में शनिवार की रात 2 ट्रकों के बीच दबने से एक चालक की मौत हो गई थी। घटना के दूसरे दिन भी चालकों ने डिपो में प्रदर्शन कर मृतक के आश्रितों को 20 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की। शनिवार को मौके पर मृत चालक नीरज सिंह के परिवार वाले भी मौजूद रहे। पिता राम इकबाल ने कहा कि उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, अब परवरिश करना मुश्किल होगा। और लेकर यहाँ से ये लोग लेकर गया हुआ, हम आए हैं डिपो में तो गए गाड़ी से फिर हॉस्पिटल। क्या मांग है आपका? और उनका वो पोती है, वो बच्चा जन्म दिया है, 8-10 दिन हो गए किया है। मैं बहुत गरीब हूँ, मैं मांगता है 20 लाख रुपया दे हमको। पोती को कौन पोसेगा, कौन पाले, कैसे शादी भी हम करेंगे? क्या है आपके लड़के का नाम क्या है? नीरज कुमार सिंह। एक खलासी जो है और ड्राइवर वहाँ से निकल रहा था, इधर पानी पीने के लिए या बाथरूम के लिए जा रहा था। उधर से एक गाड़ी आगे खड़ा था, एक पीछे से आके उसको मार दिया। ड्राइवर जो है वो बच करके कूद के अपना जान बचाया।
कहाँ है ड्राइवर वो? बबलू, ये देखिए। ठीक है बताइए ना आप। ये लड़का जो है कूद के भागा, जान बचा लिया अपना, और वो बीच में चप के दब गया। इसका भी चोट हल्का फुल्का है। इसको भी चोट है और वो तो दब गया, दब के स्पॉट में, और वो एक्सपोर्ट यहीं पर खत्म हुआ है। उसमें चपाई रह गया। और आज पेपर में न्यूज में आ रहा है, हॉस्पिटल जो लेके गए छोड़ के भाग गया। सुनिए ना, सब बात होता है। ये जो रोड पर का दे दिया है पेपर में, NH-28 पर कि NH-28 पे मरा है, ये यहाँ मरा है, ये सब कंपनी का ही है। BPCL के डिपो पे ठीक है, इसके पास क्षमता कम है, गाड़ी पूरा बिहार से मंगा लेता है। अब देख लीजिए जगह, यहाँ एक जगह नहीं है, एक चीज़ यहाँ पर साबित नहीं रहता है। आए दिन यहाँ घटना होता है। इस इधर से पूरा गांव का बच्चा लोग निकलता है साइकिल से, मोटरसाइकिल से। यही यहाँ प्रॉब्लम है। ज़रूरत से ज़्यादा पूरा बिहार का गाड़ी को मंगा लेता है, इसके पास जगह नहीं है। छोटा अभी 9 दिन का एक बच्चा है, 9 दिन का उसका एक बच्चा है। मुआवजा इसको मिलना चाहिए। रविवार को शहर में आयोजित सैनिक स्कूल के प्रवेश परीक्षा में एक सेंटर पर जमकर बवाल हुआ। चंद्रलोक चौक स्थित एसके मदर स्कूल में बाहर खड़े अभिभावकों को जब मालूम हुआ कि स्कूल के शिक्षक कुछ खास बच्चों को नकल करवाने में लगे हैं तो हंगामा शुरू कर दिया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची काजी मोहम्मदपुर पुलिस ने समझा बुझाकर सभी को शांत कराया। बच्चा को पहले ही हम लोग को पहले ही घिस लिया गया और बच्चा को बाद में जो प्रिंस सर थे, सुदीप सर थे, अंशु मिस थी, आदित्य सर थे, अंकित सर थे, लोग कहा है ग्रैंड को कहा बताया गया। हम लोग क्लास में कैमरा नहीं है। हम लोग के क्लास में देखे पीछे जब एग्जाम का इन टाइम के 1 घंटा पहले सब सर जाके क्वेश्चन बच्चा सब पूछ रहा था। सर उंगली रख के इशारे से क्वेश्चन पेपर पे आंसर बता रहे हैं। कौन सर का नाम नहीं जानते, लेकिन सर हम अपने आँख से देखे। मेरे क्लास में रूम नंबर 13 में से कम 7-8 बच्चा को बताया गया है। जैसे कि उनके पर्ची थे या क्या थे? जी ग्रैंड व्यू के सब टीचर थे, ग्रैंड व्यू के स्टूडेंट्स भी थे। जब इसका विरोध आप लोगों ने किया तो क्या फिर सर सब डीएसपी आए, अंदर गए हैं, बोले हैं आके बाहर की जैसा भी बच्चा होता है वो कोई भी अगर पढ़ा लिखा हो तो कहीं पे भी एग्जाम निकाल लेगा। प्रिंसिपल को कंप्लेंट किया? प्रिंसिपल अंदर है, अफसर भाग रहे थे। टीचर सब स्टूडेंट सब बाउंड्री फान के भागा है। मिला गया आधा घंटा हम लोग पहले को भी ना गया। यस सर। उसके बाद हम लोग यहाँ है तो वो टीचर जो बोली सो बोली। उसके बाद में अभी झगड़ा भी हुआ था, एक इन्विजिलेटर को मारा गया था। वो इन्विजिलेटर आके बोल रहा है कि क्या है तेरा बच्चा क्या चेटा। जो भी सर बोले हैं वो इन्विजिलेटर के तरफ से मेरे पापा 4-5 लोग उसको पकड़े हैं, पीटे भी हैं। ऐसा बात नहीं है कि मेरे पापा ने मेरे लिए गलती किया। एक सर जो डायरेक्टली बोले मेरी भी आपकी जैसी बेटी, ऐसा नहीं है कि उनकी भी, तो क्यों नहीं वो रख के सोच लेते हैं कि अगर जो उनकी भी बेटी का कोई रोल नंबर घस देता है तो कहाँ से होता है, रिजल्ट नहीं निकलता है। इन्विजिलेटर को मेरे पापा ने मारा और कुछ लोगों ने भी मारा। ऐसा बात थोड़ी ना था कि उन्होंने गलत करके मार दिया होगा। चलिए एक बात हमको जरा बताइए, एक बात ये बताइए कि क्या गलती हो गई आपके साथ? क्या गलती हो गई? मेरे साथ मेरा रोल नंबर गलती कर दिया गया। कौन? जो भी हम टीचर को नहीं जानते, उसके बाद आके क्लास में एक बच्चे को चीटिंग करा दिया गया। इसका मतलब क्या, वो बच्चा तो चीटिंग करके 300 नंबर्स लाएगा, जो बच्चा पढ़कर 290 नंबर लाएगा वो तो चला जाएगा ना 290 वाला, क्योंकि कट ऑफ तो 300 है ना। कहाँ से कोई होगा। क्रश कर दिया। चोरी करवा रहे थे अंदर, देखे? हाँ देखे, अपने आँख से देखे। रूम नंबर 14 में तो कैमरा भी नहीं था। जो कोई बोलेगा कि हाँ हम कैमरा चेक करा लेते हैं, कैमरा नहीं था। यहाँ नीचे है तो एक इंसान एक उमर शीट को चेंज करके दूसरा उमर शीट दिया, हम उसको देख लिए हैं। तो हमको एक ज्योमेट्री बॉक्स दिया है, मेरे पास अभी भी ज्योमेट्री बॉक्स है। बोलिए हम बाहर से अपने पापा से ले लें। ज्योमेट्री बॉक्स दिया है? हाँ। क्यों, क्या करने, चुप रहने के लिए? हाँ। क्या बोला? बोला कि बेटा शांत रहिएगा, सब चीज़ किसी को मत बोलिएगा। उस ज्योमेट्री बॉक्स में कुछ नहीं था, सिर्फ एक ज्योमेट्री बॉक्स। नहीं वो सर नहीं थे। क्या नाम है आपका? रिया सिंह। और कुछ कहना चाहते हैं? हाँ कहना चाहते हैं ना, एक बच्चा इधर से भाग कर गया, हम लोग तो बाहर से ही देखे हैं उसको। एक बच्चा यहाँ से भाग कर गया है, साथ साथ हम लोग 12 साढ़े 12 में नीचे आए, वो बच्चा 1:10 में नीचे आया है, डीएवी का था। अच्छा एक चीज बाबू बताओ, मारपीट क्यों हुआ है तुम्हारे परिजन और मास्टर में? वो आकर बोल रहा है तेरा बच्चा चीटिंग किया है, हम लोग नहीं कराए हैं।
ऐसा हो ही नहीं सकता। आप तुम हम लोग के स्कूल पे धब्बा दे रहे हो, ऐसा है वैसा है ऐसा है, कैसे? मेरे पेरेंट्स पागल है। मेरे पेरेंट अगर जो मारे हैं तो मान लिया कि मेरे पेरेंट पागल है, एक बच्चे का नहीं, एक बच्चा जिसके साथ सरासर धोखा हुआ है उसके भी पेरेंट्स ने मारे हैं। मेरे पापा का वो जो सर बोल रहे थे कि तुमको कौन बोलना सिखा दिया, जरा वो तो बताए कि ऐसा काहे किए है। काहे नहीं रूम नंबर 14 में कैमरा था, बता दे कि रूम नंबर 14 में कैमरा क्यों नहीं था। वो अगर जो पेरेंट्स टीचर को इन्विजिलेटर को मारे हैं तो क्यों ऐसा क्यों किए हैं, कारण तो बता दे। वो लोग बच्चे को चीटिंग नहीं कराए हैं। सब हम लोग के बाहर जाने के बाद 12 साढ़े 12 में जो बच्चा नीचे आया है वो DAV का हो चाहे जी ग्रैंड व्यू का हो, वो तो पूरा चीटिंग किया है। उसके बाद में एक बच्चा उस स्लाइडर पे से चढ़ के बाहर भागा है। कि यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर में कुछ बच्चे को हर रूम में 2-4 बच्चे को बताया जा रहा था क्वेश्चन। कुछ सर आके बता रहे थे, जब बच्चा सब कह रहा था कि सर हम लोग को बताइए था, तुम लोग को नहीं बताएंगे, और आगे चले जाते थे। यही हुआ है। जब हम लोग पुलिस प्रशासन से कह रहे हैं तो पुलिस प्रशासन बोल रही है कि नहीं बच्चे आप लोग ये सब गलत आरोप लगा रहे हैं, हम लोग देखते हैं चेक करेंगे, जैसा होगा वैसा होगा। और हम लोग कह रहे हैं कि टीचर का वेरीफाई कराइए, जो गार्डिंग में थे उसका लोग वेरीफाई नहीं करा रहा है। बच्चा कह रहा है कि जो बताया है उसको हम लोग पहचान रहे हैं। वो लोग कोई भी टीचर को ला नहीं रहे हैं सामने में। कौन सी एग्जाम चल रहा है? सैनिक का चल रहा है, सैनिक का, सैनिक के स्कूल का। थाना पहुंचा है क्या? थाना बोल रही है कि हम लोग देखेंगे, कार्रवाई करेंगे, जैसा होगा वैसा देखा जाएगा। हम लोग कार्रवाई करेंगे, आप लोग जाइए। बच्चा को बोलना है कि तुम लोग चोरी हुआ तो क्या हुआ, तुम्हारे पास टैलेंट होगा तुम पास कर जाएगी। अब बताइए, कोई बच्चा चोरी करके 100 नंबर लाएगा और मेरा बच्चा अगर 92 नंबर पढ़ के लाएगा तो क्या वो पास कर पाएगा? मैंने ऑब्जर्व किया कि सभी OMR में जो बच्चे को भरने नहीं आ रहा था वो टीचर के द्वारा OMR भरने के लिए बताया जा रहा था। अच्छा, बस बच्चे आपके सामने आरोप लगा रहा था? बच्चे आरोप लगा रहे हैं कि वो उन्होंने लगा किया कि उन्हें कन्फ्यूजन हुआ कि उन्हें दूसरे टीचर के द्वारा बताया जा रहा है, उनके रिलेटिव है, उनको ऐसा समझ में लगा। ये भी कहा जा रहा है कई रूम में CCTV वगैरह भी नहीं है। CCTV 14 नंबर में है, चेक किया आपने? 1-2 कैमरे नहीं चल रहे हैं, 1-2 कमरे में नहीं है, बाकी में सब में है। आप कह रहे हैं सब में था? उसी पर चोरी का आरोप लगाया जा रहा है, उसी रूम में। ये तो सेंटर सुपरिटेंडेंट के द्वारा बताया जा रहा है। CCTV 14 नंबर में है सर? सेंटर सब इधर देखिए, CCTV 14 नंबर में है। हाँ, यहाँ के स्कूल डायरेक्टर सर तो बोले कि है कैमरा लगा। आप देखे हैं? ऑब्जर्वर है तो आपको तो देखना चाहिए था कि कहाँ CCTV लगा है। CCTV जिस क्लास में एग्जाम हो रहा था उसमें CCTV कैमरा लगा क्या नाम हुआ आपका? फोर्स, एक मिनट, अरे रुकिए ना। नाम क्या हुआ? इधर देखिए। फोर्स सर मजिस्ट्रेट आपका? फोर्स मजिस्ट्रेट को बुलाया गया सर के द्वारा, लेकिन कोई यहाँ पर व्यवस्था थाने की तरफ से नहीं किया गया। परीक्षा खत्म होने के बाद बुलाया गया है? परीक्षा पहले ही एक दिन बिफोर इन्फॉर्म किया गया था उनके द्वारा। आज फोर्स आई है परीक्षा खत्म होने के बाद? हाँ जी, फोर्स आया परीक्षा होने के बाद। इसके मदर इंटरनेशनल स्कूल में जो है एग्जामिनेशन था। एग्जामिनेशन के बाद छोटे छोटे बच्चे का आरोप है कि जो है किसी टीचर वगैरह द्वारा जो है चीटिंग कराई गई है दूसरे बच्चों को। सर आगे अब क्या कार्रवाई आप अपने स्तर से कर रहे हैं? इसको एजुकेशन विभाग जो यहाँ पर सुपरिटेंडेंट हैं और जो परीक्षा नियंत्रक हैं उनको इस बात से अवगत करा दिया गया है, वो लोग जांच कर रहे हैं। सर CCTV की बात सामने की नहीं है 14 नंबर में, देखे हैं कुछ? CCTV जो है ना अभी हम लोग देखे नहीं है ना, लेकिन उसकी भी जांच कर लेंगे। परिजनों में काफ़ी आक्रोश दिख रहे हैं। बच्चे के गार्जियन वगैरह आए हुए हैं, कुछ कोचिंग के संस्था के भी लोग हैं। वैलेंटाइन डे वीक शुरू हो गया है। हर प्यार करने वालों को वैलेंटाइन डे का इंतजार रहता है। पश्चिम के देशों में ये दिन अपने पार्टनर से प्यार का इजहार करने का दिन होता है। अब देखा देखी दूसरे देशों में 7 से 14 फरवरी के बीच वैलेंटाइन डे वीक मनाया जाने लगा है। इन दिनों प्रेमी अपने प्यार का इजहार वैलेंटाइन कार्ड, फूल, चॉकलेट और गिफ्ट देकर करते हैं। बाजार में नकली गुलाब के साथ असली गुलाब की विशेष मांग रही। इसमें ट्यूबरोज, गुलाब का बंच, बुके, हैंगिंग बास्केट और बास्केट एवं गुलाब का दिल भी खूब बिक्री हुई। 70-70 रुपए में एक गुलाब बेचे गए। लाल गुलाब के सबसे ज्यादा डिमांड रहे। इसके अलावा पीले और सफेद गुलाब भी पसंद किए गए। के साथ आज रोज डे है तो आज रोज से स्टार्ट कर रहे हैं। कल जो भी आगे का होगा फिर आगे का स्टार्ट करेंगे। विशेष व्यवस्था यह थी कि बहुत सारा गुलाब हम लोग सुबह से रखे हुए थे, अभी भी थोड़ा सा बची हुई है। सुबह से बहुत सारा गुलाब बिक गया है। ज़्यादा गुलाब कहाँ के डिमांड में थे इस बार? जी, बेंगलोर के और कोलकाता के। तो आपने वहीं से मंगाया था? सभी कलर के थे या मतलब रेड भी थे, व्हाइट, येलो, सभी कलर के गुलाब के डिमांड है। एक्चुअली ये हम लोग का मैरिज के बाद जो है फर्स्ट वैलेंटाइन डे है। सो
स्टार्टिंग जो होता है वो आज से है। सो रोज़ डे था तो सोचे आज थोड़ा अपनी वाइफ को बाहर घुमा ले। तो पार्क है हमारा यहाँ पे सबसे सेफ प्लेस। सो यहाँ पे सारे फैमिलीज़ हैं और बहुत सारे न्यू कमर्स सब भी है जो कि आज वैलेंटाइन डे का फर्स्ट डे एंजॉय कर रहे हैं। सो हम लोग भी आज यहाँ पे आए हैं और एंजॉय कर रहे हैं। बहुत दिनों के बाद पार्क भी खुला है तो कैसा लग रहा है, और वीक भी शुरू हो चुका है आज से। किस तरह एंजॉय कर रहे हैं इस वक्त वैलेंटाइन? एक्चुअली पेंडेमिक है तो थोड़ा तो सेफ्टी का मेंटेन करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग सीधा यहाँ पे जो बैठे हुए हैं सो सिंगल बैठे हुए हैं। सो पेंडेमिक को देखते हुए आज जितने दिनों के बाद पार्क खुला है तो थोड़ा खुशी का माहौल है और इवनिंग है तो थोड़ा स्पेंड कर रहे हैं वाइफ के साथ। रविवार को एलएस कॉलेज मैदान में आयोजित प्रशासन पब्लिक सद्भावना क्रिकेट मैच में मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन की टीम ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए शेष बिहार की टीम को 100 रन से पराजित कर दिया। प्रशासन की टीम 20 ओवर में 174 रन बनाई। डीएम प्रणव कुमार को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। इससे पहले आईजे गणेश कुमार और पूर्व क्रिकेटर सुरेंद्र खन्ना ने दीप प्रज्वलित कर मैच का शुभारंभ किया। मौके पर शहर के खेल प्रेमियों के साथ कई अन्य अधिकारी मौजूद रहे। क्या कहें उसके ऊपर तो एडमिनिस्ट्रेशन को जो है, जो बच्चों के हित में है और क्रिकेट के हित में है वो करना चाहिए। आपस में बैठ के कोई भी विचार हर आदमी का अपना होता है, जो अधिकार है उसका फ्रीडम ऑफ स्पीच है। हमारी कंट्री में डेमोक्रेटिक सेटअप है और हर मसले जो है वो अक्रॉस द टेबल बैठ के सुलझ जाते हैं। हित क्रिकेट का होना चाहिए जो भी एडमिनिस्ट्रेटर क्रिकेट में है, क्योंकि गेम इज़ बिगर देन इंडिविजुअल। जी जी, तो क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पे? जो इस मामले में हम लोग यही कहना चाहेंगे कि ये सद्भावना क्रिकेट मैच प्रशासन पब्लिक के बीच में खेला गया यहाँ पलंगट सिंह कॉलेज में, जिसमें सभी का बहुत सहयोग रहा और ख़ास करके यहाँ के प्रिंसिपल साहब का और बाकी लोगों का, सभी का। और इस मामले में जो आगे आने सीरीज़ ऑफ फेस्टिवल्स आने वाले हैं, सरस्वती पूजा है, होली है, उसके बाद में और उसमें पब्लिक का हम लोगों को मैक्सिमम सहयोग मिल सके, लोगों का सहयोग मिल सके, इसी के मद्देनज़र ये आयोजन किया गया था, जिसके लिए मैं सभी को धन्यवाद करता हूँ। कॉलेज के प्रांगण में जैसा कि हम सभी लोग देख रहे हैं, ये पुलिस पब्लिक सद्भावना और इसमें प्रशासन की टीम है और पब्लिक की टीम है। तो ये मुख्यतः इसका उद्देश्य है कि सद्भावना कायम हो, दोनों के बीच में एक परस्पर समन्वय हो। तो एक बहुत ही अच्छा मौका है और इस मौके पे यहाँ के जो युवा उभरते हुए खिलाड़ी हैं उनको भी एक अच्छा मौका मिल रहा है अपना प्रदर्शन, अपनी कला को दिखाने का। और मैं यहाँ पे जो भी युवा खिलाड़ी हैं उन सभी को थैंक्स देता हूँ कि उन्होंने अपना समय निकाल करके आज हमारे आयोजन में शिरकत कर रहे हैं और मैं उन्हें आगे के लिए, फ्यूचर के लिए, उनके करियर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत उनकी शुभकामना देता हूं कि वो आगे अच्छा करें, रणजी में खेलें, देश के लिए खेलें और देश का नाम रोशन करें। पर्पस और मुख्य उद्देश्य तो यहाँ पे है कि जो जनता और प्रशासन के बीच में एक कोऑर्डिनेशन हो, एक अच्छा माहौल रहे, एक कम्युनिकेशन हमेशा बनता रहे और एक खुशनुमा माहौल में जनता भी हो और प्रशासन के भी लोग हों, बैठ गए एक दूसरे की बातें सुने, एक अच्छा एक कॉर्डियल एटमॉस्फेयर रहे, वो मुख्य पर्पस है यहाँ का। इधर मुरौल के बिशुनपुर श्रीराम ग्राउंड में युवा विकास मंच की ओर से आयोजित एमसीसी बिग कप ट्रॉफी के फाइनल मैच में रविवार को देडॉल 11 में खासपट्टी टीम को 83 रन से पराजित कर खिताब का कब्जा जमा लिया। मंच के अध्यक्ष सुनील चौधरी और सचिव सुनील कुमार ने विजेता टीम को ट्रॉफी प्रदान किया। मौके पर राजा दशरथ, दिलीप महतो सहित मंच के कई अन्य सदस्य एवं क्रिकेट प्रेमी मौजूद रहे। मुरौल युवा विकास मंच के तत्वाधान में ये मानपुर ग्राउंड में एमसीसी बिग कप ट्रॉफी का आयोजन किया गया है और जिसमें 8 टीम भाग ली थी और आज रुपेश 11 यानी कि देदौल 11 और खासपट्टी 11 के बीच ये मैच, फाइनल मैच 16 ओवर का खेला गया है। पहला टीम कितना रन बनाई है? पहला टीम 183 रन बनाई है। प्राइस क्या है? और प्राइस हमारे मुरौल युवा विकास के मंच में बिग कप का प्राइस है और 5000 एक कैश प्राइस भी है इसके लिए। क्या परिचय हुआ आपका? मैं सुनील कुमार चौधरी, मुरौल युवा विकास मंच का अध्यक्ष, और साथ ही हमारे सचिव हैं, उपाध्यक्ष हैं, सुमन जी सदस्य हैं और दिलीप हमारे समिति बड़े भाई और हमारे आरडी जो इस संयोजक इस पूरे टूर्नामेंट का मैनेजमेंट का जिम्मा संभाला। रविवार को मोतीझील ओवरब्रिज पर वाहन चेकिंग अभियान के तहत हेलमेट न पहनने वालों पर सख्त कार्रवाई की गई। दर्जन भर से अधिक लोगों का चालान काटा गया।
हेलमेट और जूते पहनकर वाहन चलाने की हिदायत भी दी गई। अभियान जो है विधि व्यवस्था को मद्देनजर देखते हुए वाहन मोटरसाइकिल की चेकिंग की जा रही है, उसमें चेक किया जा रहा है। हेलमेट को विशेष रूप से हेलमेट को यानी कि चेक किया जा रहा है। अभी तक चालान लगभग 5-6 चेक कट चुका है। महाकवि जानकी वल्लभ शास्त्री के निवास निराला निकेतन को संग्रहालय और दर्शनीय स्थल बनाने की मांग करते हुए नागरिक मोर्चा ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को पत्र सौंपा। मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा ने कहा कि आचार्य जी के निधन के बाद शहर के साहित्यकारों ने एक ट्रस्ट बनाया था, लेकिन कई वर्ष बीतने के बाद भी काम नहीं हुआ। इसे राष्ट्रीय धरोहर बनाया जाना चाहिए। जिला पदाधिकारी को एक पत्र देकर मुजफ्फरपुर ही नहीं राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त विश्वविख्यात कवि, साहित्यकार, रचनाकार, शिक्षाविद आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री के निवास स्थान निराला निकेतन को राष्ट्रीय आचार्य श्री कवि संग्रहालय बनाए जाने की मांग राज्य सरकार एवं भारत सरकार से जिला पदाधिकारी के माध्यम से की है। उनके मृत्यु के 10 वर्ष हो गए। 2011 में उनका देहांत हुआ था 7 अप्रैल को, लेकिन उसके बाद से उनका जो ट्रस्ट बना साहित्यकारों और कवियों के सहयोग से, वह ट्रस्ट बिल्कुल नाकाम साबित हो रहा है, नकारा है, जिसका कभी कोई बैठक नहीं, कोई कार्य नहीं, कोई योजना नहीं, एक ईंट भी नहीं जोड़ा गया। 10 वर्ष के अंदर कहीं कोई रंग रोगन नहीं किया गया। पूरा निराला निकेतन कबाड़ खाना में तब्दील है और भू माफियाओं की नज़र उनके संपत्ति और उनके जमीन पर है। अनेकों प्रकार के लोग आते जाते हैं, कहीं किसी को रोक टोक नहीं है। नागरिक मोर्चा 5 फरवरी को निराला निकेतन में स्थापित उनके प्रतिमा पर उनके जयंती के अवसर पर माल्यार्पण करने के लिए हम लोग गए थे। करीब 2-2.5 घंटा हम लोग वहाँ बैठे रहे, सारा मुआयना किया। चारों तरफ जंगल झाड़ में तब्दील है। केवल एक कार्यक्रम वहाँ होता है, प्रत्येक महीने के 7 तारीख को कुछ कवि लोग जाते हैं, कवि सम्मेलन करके उसके बाद अपने घर चले जाते हैं। वहाँ से उनको कोई वास्ता नहीं, कोई मतलब नहीं, उस पर कोई चर्चा नहीं होता है कि आखिर में आचार्य श्री के देहांत का 10 वर्ष हो गया, यहाँ पर कुछ होना है या नहीं होना है। इसलिए जिला पदाधिकारी अपना मुस्तैदी दिखाएं। एक मुजफ्फरपुर का वो धरोहर है, वह राष्ट्रीय संपत्ति है, इसलिए उसको दार्शनिक स्थल बनाया जाए। छाता चौक के चित्रगुप्त एसोसिएशन ने रविवार को नेशनल यूनियन ऑफ कोचिंग एजुकेटर की ओर से आयोजित समागम में ग्रामीण शिक्षकों को सम्मानित किया गया। शहर के 5 कोचिंग सेंटर ने मिलकर इस कार्यक्रम को आयोजित किया। मौके पर उपस्थित दक्ष एजुकेशन सेंटर के डायरेक्टर संदीप कुमार मिश्रा और सृजन के डायरेक्टर डॉक्टर प्रणव झा ने बताया कि दूसरे चरण में शहरी क्षेत्र के शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। इन दोनों ने कहा कि कोरोना काल में भी ये शिक्षक अपने छात्रों का पूरा ख्याल रखा था। जी सर, हम लोग का जो कार्यक्रम है ये 2 फेज में कार्यक्रम है, ग्रामीण स्तर पे भी, एक शहरी स्तर पे भी। ग्रामीण स्तर पे हम लोग प्रयास करें, आज का जो प्रयास है जिसमें ग्रामीण स्तर के सारे शिक्षकों को, जो लोग तकरीबन 15 साल 20 साल से शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दे रहे हैं और आज तक उनको कोई नहीं जानता है, इस सारे शिक्षकों को हम लोगों ने एसोसिएशन के माध्यम से सम्मानित किया है। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो प्रशासनिक तौर पे या जो हमारी जो सरकार है उसके तौर पे, तो हम लोग इनके सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। अगला जो हमारा जो प्रयास होगा, जो बहुत जल्द होगा, जिसमें शहरी क्षेत्र के कोचिंग को हम लोग शामिल करेंगे और उन लोग को भी सम्मानित करेंगे और उन लोग को भी हम इस एसोसिएशन में जोड़ेंगे और जोड़ करके एसोसिएशन आगे शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्यक्रम करती रहेगी। इस एसोसिएशन का मकसद पॉलिटिकल नहीं होगा, इस एसोसिएशन का मकसद सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में होगा, जिसको हम शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह से लोगों को शिक्षित करें, छोटे बच्चों का उत्थान कैसे करें, गरीब बच्चों को कैसे शिक्षा प्रदान करें और जो हमारा कोचिंग एजुकेशन है उसको हम किस तरह से और क्वालिटी वाइज बनाएं। पहले क्या है कि कोरोना टाइम में जो
जो है सारे शिक्षक खासतौर से प्राइवेट एजुकेटर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा सफ़र किए थे और यही वजह है कि इस कोरोना काल के ख़त्म होने के बाद जो है सरकार से जो हम लोगों की उपेक्षा हम लोगों को जो झेलनी पड़ी है उससे उसी के आधार पर हम लोगों ने एक संगठन तैयार किया। इसका सबसे बड़ा मकसद ये होगा कि आने वाले समय में मुजफ्फरपुर में जो हम लोग का जो 5 एसोसिएट जो है जिनका जो भी सेक्शन है उन सेक्शंस के साथ साथ जो द परफेक्ट मिशन पहले भी मुजफ्फरपुर के लिए 100 बच्चे का सुपर 100 फ्री एजुकेशन चला रहा है। अब ये प्रयास होगा कि पूरे एसोसिएशन की तरफ से हम सभी लोग जो है मुजफ्फरपुर के शिक्षा के उत्थान के लिए काम करें। साथ साथ जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए ख़ास तौर से हम लोग प्लान कर रहे हैं कि जो फ्री एजुकेशन का जो सिर्फ द परफेक्ट मिशन जो पहले स्टार्ट किया था वो आज हम 5 एसोसिएट मिल करके आने वाले समय में मुजफ्फरपुर के स्टूडेंट्स के लिए और ख़ास तौर से गरीब बच्चे जो हैं उनके लिए निःशुल्क शिक्षा का हम लोग व्यवस्था करने का प्लान कर रहे हैं। आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री ने सृजन के कई प्रतिमान गढ़े। वे निरंतर लेखनत गतिशील व्यक्तित्व के रचनाकार थे। साहित्य की समस्त विधाओं में मृत्यु पर्यंत लिखते हुए कई कालजाई रचनाओं का प्रणयन किया। ये बातें निराला निकेतन में आयोजित महावाणी स्मरण में बेला के संपादक कवि गीतकार डॉक्टर संजय पंकज ने कही। मौके पर शैल केजरीवाल सहित कई अन्य कवि एवं साहित्यकार मौजूद रहे। हिंदी गीत कविता के शिखर पुरुष महाकवि आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री के स्मरण में हर महीने की 7 तारीख के अनुसार आज 7 फरवरी को भी हम लोग उनके स्मारक स्थल पर 3 पीढ़ियों के साथ बैठे हुए हैं। आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री ने संख्या और गुणवत्ता में सबसे ज़्यादा हिंदी में गीतों का सृजन किया है और यह जानकी वल्लभ शास्त्री का आवास निराला निकेतन एक साहित्य की तीर्थस्थली भी है जहाँ कई शोहरत नाम लगातार आते रहे, बड़े बड़े रचनाकार आते रहे। निराला हो, पृथ्वीराज कपूर हो, हजारी प्रसाद द्विवेदी हो, नलिन बिलोचन शर्मा, कितने नामों को मैं गिनवाऊँ। और आज हम लोग यहाँ आकर एक साथ कई पीढ़ियाँ अपनी भाषा को मजबूत करने के लिए, अपने कहन के अंदाज को पुष्ट करने के लिए, अपने आप को संस्कारित और साहित्य में सुसंस्कृत बनाने के लिए उनके तपस्सिद्ध स्थल पर आकर रचना पाठ करते हैं, उनके बारे में सुनते भी हैं, उनका स्मरण भी करते हैं। और यह आस्था की बात है। कविता या साहित्य केवल भाषा का ही सिलसिला नहीं है, बल्कि आदमी के भीतर छिपी हुई जो विराट मनुष्यता है उसको देवत्व में परिवर्तित कर देने की शक्ति से संपन्न होती है कोई कविता। और आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री फकत महाकवि नहीं, फकत एक कालजयी रचनाकार नहीं, हम तो उन्हें एक काव्य देवता के रूप में आज भी जानते हैं, समझते हैं। ऐसा लगता है कि एक शब्द पुरुष हमारे बीच आया था, एक काव्य देवता आया था जिसने कविता के माध्यम से, शब्दनाद के माध्यम से, सांगीतिक लय के माध्यम से पीढ़ियों को संस्कारित किया। आज की खबरों में इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी डे न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।